हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 10th के सीरीज का अगला चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। और मैंने, चूंकि आप लोगों का एग्जाम्स और आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हैं, उसको देखकर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मनी एंड क्रेडिट, उसको सेलेक्ट किया है कि उस पर लगातार वीडियो बनाकर उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। मनी एंड क्रेडिट, ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो उसी हिसाब से उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, उनका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मनी एंड चैप्टर बिकम्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, मनी एंड चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो एक आम जीवन में भी इसका एक रिलेशन है, क्योंकि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ढूंढते हैं, तो मनी का वहाँ भी एक बहुत बड़ा रोल है। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो पढ़ेंगे क्या। चैप्टर का जैसे नाम है कि मनी एंड क्रेडिट, तो एक चीज़ तो मनी, और अगर आपके पास वो मनी नहीं है तो मनी को ही क्रेडिट के फॉर्म में लेना, यानी लोन के रूप में लेना। तो इसमें हम मनी, जब मनी नहीं था तब लोगों की नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती थी, ये। फिर मनी का फंक्शन क्या है, आज के डेट में इसकी यूटिलिटी क्या है, वो। फिर मनी का जर्नी क्या है, किस तरह से आज जो हम मनी देख रहे हैं, जो फॉर्म देख रहे हैं करेंसी का, नोट का, क्या ऐसा ही था, नहीं था तो किस तरह से इसकी जर्नी रही है। फॉर्म्स क्या है मनी का, ये जो मनी है उसको जो हम पेपर के रूप में देखते हैं उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं, कौन इसे इशू करता है, बैंक और बैंक का रोल क्या है हमारे लाइफ में, क्रेडिट हमें कहाँ से आता है, क्रेडिट के टर्म्स क्या हैं, क्रेडिट के टाइप्स क्या हैं, गांव देहात तक ये क्यों नहीं पहुंचा, क्या प्रॉब्लम्स है, और गांव के लोगों के का क्रेडिट का सोर्स क्या है, एसएचसी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। सो आइए एक एक करके बात करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है, जो पहला टॉपिक है वो है मनी। और मनी हमें क्या देता है, क्या है ये मनी। आज या पहले भी जब लोग, सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई, एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुआ, तो लोगों की नीड्स हैं, सिविलाइजेशन के साथ साथ लोगों के नीड्स रहे हैं। तो लोग अपनी नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाई करता है, किस तरह से फुलफिल करता है। आप समझिए कि आज दुनिया की कोई भी पॉसिबल चीज जो खरीदी या बेची जा सकती है, आपके पास अगर मनी है तो आप उसे बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा था पहले? नहीं था। क्यों नहीं था? तो इस तरह से हमारे लाइफ को, हमारी जरूरतों को पूरा करने में कितना ज्यादा मदद करती है। डे इन डे आउट कभी भी हम जाते हैं और हर जगह हम सामान को बिकते हुए, खरीदते हुए देख रहे हैं और मनी का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, सिक्के, कॉइन्स, 10 का, 20 का, हम ऐसे देखते हैं, हमारे चारों तरफ है। लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं थी। द सिचुएशन वॉज नॉट अलाइक अर्लियर। एक समय था जब लोग सेटल कर रहे थे तो शायद ये नहीं थी। आज जितना सुकून भरा, जितना इजी हमारी लाइफ है और हम आसानी से अपनी जरूरतों को चुटकी बजाते पूरी कर लेते हैं, ऐसा पहले नहीं था। तो क्या था मनी? क्या है मनी? एक्चुअल में एक कॉमोडिटी है, एनीथिंग। मैं शॉर्ट में कहूं, अगर डिफाइन करूं मनी को, तो मनी एक कॉमोडिटी है, वह जनरल लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है। कहां? इकोनॉमिक एक्सचेंज में। इट इज अ कॉमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। एक मीडियम है जब हम इकोनॉमिक एक्सचेंज करते हैं। जब हम एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे पास है हम उसको बेच देते हैं मनी के फॉर्म में, पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं, और फिर उससे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। जो हमारे पास सरप्लस है, जो हमारे पास ज्यादा है, चाहे वो हमारे पास गुड्स हो या हमारा स्किल या सर्विसेज। सपोज कीजिए जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मैं अपनी सर्विसेज सेल करता हूं, मैं अपनी सर्विसेज। अब टीचर मतलब
आप लोग प्लीज ये गुरु और शिष्य वाली परंपरा मत समझिएगा, जहां पर ये प्योर एक श्रद्धा और एक पौराणिक संबंध होता था, जिसमें एक 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 प्योरिटी होती थी, वो नहीं। आज के डेट में जो कॉमर्शियलाइजेशन है, जहां पर मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर हूं, टीचर हूं, फैकल्टी हूं, समाज हमें इज्जत देती है, अलग बात है, बट मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस बेचता हूं और बदले में मुझे पैसा मिलता है और मैं अपनी जरूरतों को पूरी करता हूं। बहुत सिंपल है ये, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप इसे अदरवाइज लेके मिसकोट नहीं करेंगे। तो यह एक मनी एक वही कमोडिटी है जो आम लोगों में, सभी लोगों में सामान्य रूप से एक्सेप्टेड है, प्रचलित है, और जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यह एक ऐसी कमोडिटी है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यह एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारे जरूरतों को, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यह हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है, ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यह हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का एक मीडियम है, बहुत सिंपल। अब प्रश्न ये उठता है कि यह बहुत पुरानी नहीं है, ये जो आप देखते हैं कॉइन्स और ये जो आप देखते हैं पेपर नोट, ये बहुत पुरानी नहीं है। 1860-61 के आसपास ये इंडिया में पेपर करेंसी आया, और बाद में जो आज कॉइन देखते हैं वो बाद में आया है, या उससे पहले भी था सपोज कीजिए, लेकिन जब नहीं था, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब शुरू हुई, तब लोग अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करते थे, समाज जहां रह रहे हैं वो कैसे करते थे। तो वहां था एक सिस्टम जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, जैसा यहां दिया हुआ है बार्टर सिस्टम, इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, या इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाउ? इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स किस तरह से? हाउ वॉज इट एक्सचेंज ऑफ गुड्स? आप सपोज कीजिए कि एक समाज में आप हैं, एक सोसाइटी में हैं आप, और आपको जरूरत है किसी चीज की, तो आप अपने दूसरे सामान के साथ बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता था, देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम एंड श्याम दो लोग हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। राम के पास राइस सरप्लस में है और इसे व्हीट की वांट है, यानी नीड है, वांट है या नीड है। वहीं श्याम के पास राइस की नीड है, वांट है या नीड है, और इसे व्हीट इसके पास सरप्लस में है। देखिए क्या कहा मैंने कि राम एंड श्याम आर द टू विलेजर्स, टू पीपल ऑफ द सेम विलेज और ऑफ एन एरिया। राम के पास राइस सरप्लस में है, लेकिन उसे व्हीट की जरूरत है। अब क्या करना पड़ेगा? बार्टर सिस्टम में राम को चलकर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिसके पास राइस की नीड हो और व्हीट सरप्लस में हो, तभी जाके ये होगा, तभी जाके ये एक्सचेंज होगा। तो राम ने तलाश किया किसको? श्याम को, और श्याम को राम ने व्हीट, ये जो राइस था वह बेचा, इसने इसको राइस बेचा और श्याम ने इसे व्हीट बेचा। इस तरह से दोनों की जरूरतें पूरी हो गई। मतलब बार्टर सिस्टम में किसी भी दो या किसी भी अन्य एक समूह में लोगों को एक्सचेंज करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है वह दूसरे के पास सरप्लस में होना चाहिए, और जो दूसरे व्यक्ति के पास का नीड है वह पहले व्यक्ति के सरप्लस में होना चाहिए, के पास सरप्लस में होना चाहिए। जैसे राम को व्हीट की नीड थी तो श्याम के पास यह सरप्लस में होना चाहिए, और
श्याम को राइस की नीड है तो यह राम के पास सरप्लस में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यह ट्रेड नहीं होगा, नहीं होगा तो यह एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर एक्सचेंज नहीं हुआ तो इनकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये कि इनकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब ये है, बहुत सिंपल सा एक आप समझिए, बहुत सिंपल सा ये लॉजिक है कि इनकी जरूरतें तब तक पूरी नहीं होगी जब दोनों तरफ अगर उनके वांट्स जो है वह कॉन्साइड ना करता हो। मतलब यह है कि एक दूसरे की नीड्स को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए राम है, राम के पास राइस सरप्लस में है, राइस सरप्लस है और इसे व्हीट की नीड है। लेकिन श्याम है, श्याम के पास राइस की नीड तो है लेकिन इसके पास व्हीट सरप्लस में नहीं है, इसके पास मिल्क सरप्लस में है। अब क्या है कि श्याम की नीड तो पूरी हो रही है, आप देखोगे कि श्याम की नीड तो पूरी हो रही है, श्याम की नीड पूरी हो रही है, लेकिन राम की नीड पूरी नहीं हो रही। मीन्स यहां एक प्रॉब्लम है और इसीलिए फिर इनको ये तीसरे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो। सपोज कीजिए मनोज को ढूंढना पड़ेगा। अब ये मनोज कैसे, और ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। यहां देखिए मनोज के पास मनोज के पास मिल्क की नीड है, और मिल्क की नीड है तो ये दे देगा, और क्या है व्हीट इसके पास सरप्लस में है। अब क्या होगा, राइस राम ने श्याम को दिया, श्याम ने मिल्क इसको दिया और इसने व्हीट फिर इसको दिया। इस तरह से सदियों हजारों साल तक ये चलता रहा। और मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज का एक्सचेंज गांव देहात में अभी 20 साल 25 साल पहले तक या यूं कहें कि अभी तक चलता रहा है। मुझे याद है हम लोगों की माता जी अब सब्जी बेचने वाली सब आती थी सर पे टोकरी लेके, तो ग्रेन्स देकर, अनाज देकर, चावल देकर जिसे धान कहते हैं ये देकर, गेहूं देकर या रागी देकर उससे सब्जियां खरीदती थी और ये चलता था। आपने देखा होगा आप अक्सर कि जब लोग सर्विसेज के बदले में कैश नहीं काइंड दे देते, अनाज दे देते थे, तो ये आप ट्रेड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इससे इमीडिएट लोगों की नीड सेटिस्फाई नहीं होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। देखिए क्या है प्रॉब्लम्स, देयर आर द प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स है, ये देखिए दो प्रॉब्लम्स है। एक यही जो मैंने आपको पहले बताया, क्या प्रॉब्लम है, एक तो कि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ, पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज द लैक ऑफ, पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ये आपके सिलेबस में ये वाला पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि दोनों तरफ जरूरतें एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता हो। जैसे मैंने कहा था कि ये राम के पास राइस सरप्लस में है लेकिन राम के पास व्हीट की नीड है, बट श्याम के पास राइस की नीड तो है लेकिन व्हीट सरप्लस में व्हीट नहीं है, व्हीट सरप्लस में नहीं है, इसके पास क्या है, मिल्क सरप्लस में है, मिल्क है सरप्लस में, तो ये ट्रेड नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, दैट इज लैक ऑफ। यही मैंने कहा था, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा है
कि सर्टेन गुड्स के इनडिविजिबिलिटी या इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स या लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। जैसे सपोज कीजिए मिल्क के बदले, मिल्क है आपका 2 लीटर मिल्क है, इसके बदले आपको एक पैंट या शर्ट की जरूरत है। आप मिल्क के बदले पैंट या शर्ट, आप सोचिए कि 2 लीटर मिल्क की कीमत क्या एक पूरी तरह पैंट या एक शर्ट हो सकता है? क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अब इसका तो ये वैल्यू कैसे तय होगा? ये बहुत बड़ा इशू था। ये वैल्यू कैसे तय होगा? एक पैंट आप खरीदने जा रहे हैं, पैंट आपको चाहिए, आपके पास 2 लीटर मिल्क है और आप पैंट खरीद रहे हैं, तो पैंट क्या आपको आधा बांट के देगा या शर्ट का एक बाजू हटा के देगा आपको? फिर अगर दिया एक बाजू, क्योंकि पूरी शर्ट उसकी कीमत से ज्यादा हो जाएगी, या पूरा पैंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, तो क्या करेगा? पैंट को काट के देगा, तो फिर उस पैंट की यूज क्या रह जाएगी? शर्ट को फाड़ के देगा, फिर उसका यूज क्या रह जाएगा? सो दैट टू वर द प्रॉब्लम। ये जो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, आप उसको नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम होती थी ट्रेड में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए मनी आया। अब मनी के आने से ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप एलिमिनेट हो गई, वो अपने आप। चूंकि अब क्या है, मनी आ जाने के बाद आप क्या करेंगे? राम अपने राइस सरप्लस है उसको बेचेगा, इससे उसको मनी मिलेगा और मनी से तुरंत वो जो चाहे वीट खरीद सकता है, जब चाहे तब खरीद सकता है। अब ये व्यक्ति जो है पैंट वाला, वो अपने पैंट बनाकर बेचेगा और फिर उस पैसे में से बहुत कम पैसे में वो मिल्क खरीद लेगा, बाकी पैसा उसके पास बच जाएगा। जिसके पास 2 ही लीटर मिल्क है तो वो पैंट नहीं खरीदेगा, सस्ते वाला पैंट खरीदेगा, या 4 लीटर मिल्क का जुगाड़ करेगा, बेचेगा, फिर कर देगा। यानी पैसे ने लोगों को इमीडिएट उनकी नीड को सेटिस्फाई करने का एक तरीका बता दिया, आसान कर दिया लोगों की जिंदगी। लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो लोगों के झंझावत थे, द प्रॉब्लम्स वर वेरी मच सॉल्व्ड। नाउ दे डू नॉट हैव टू वेट लॉन्गर फॉर फाइंडिंग अ सुटेबल पर्सन फॉर देयर नीड्स टू सेटिस्फाई, ताकि फॉर द एक्सचेंज टू बी टेकन प्लेस। नहीं, अब वो इमीडिएट अपने सामान को बेचेगा मार्केट में, उससे पैसा आएगा और पैसे से अपना सामान खरीदेगा, या पैसा है तो सामान खरीद के ले जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आइए हम देखें कि इस तरह से इसके साथ और क्या चीजें जुड़ी हुई है। आज अगर आप देखें मनी को, तो आपने देखा कि मनी का, हमने बताया आपके बुक में भी है कि मनी का एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी इज सिंपली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नहीं, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मनी हैज मेनी फंक्शंस। व्हाट फंक्शंस आर देयर? मनी हैज मेनी फंक्शंस टू डू व्हाट? अगर आप ब्रॉडली देखें तो मनी के फंक्शंस को वैसे 4 पार्ट में बांटा जाता है, नहीं तो 2 पार्ट में। मैं आपको एक राइम की तरह इसको समझाता हूं। अगर आप देखें याद रखने का, तो मनी हैज द फंक्शंस फॉर, मनी हैज द फंक्शंस फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। मनी हैज द फंक्शंस फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। यही तो है प्राइमरी फंक्शन। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक तरह से मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एंड इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या मतलब इसका? मनी के 4 फंक्शंस हैं, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड और स्टोर। यह क्या करता है? पहला तो आपने देखा ही, फर्स्ट देखा आपने कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आपके पास कोई चीज सरप्लस में है या किसी चीज की वांट है, तो आप किसी दूसरे गुड्स को बेचने का इंतजार नहीं करेंगे। पैसा है, उस पैसे से बाजार में जाएंगे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो पहला ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। पहले आपको दिक्कत होती थी
कि आपके पास जो पैंट है या शर्ट है या आपके पास जो अनाज है, राइस है, उसके बदले में आपको व्हीट लेना है, तो दोनों 1 क्विंटल राइस की कीमत क्या 1 क्विंटल व्हीट की तरह होगी? अब आपको ये चिंता ही नहीं करना है। क्या करना है? राइस लेके मार्केट में जाएंगे, वो आपको बिकेगा और हो सकता है उससे कम या ज्यादा में आपको क्या हो वो व्हीट मिल जाए। तो हर एक कमोडिटी का प्राइस है और वो मनी में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से ये आपका मनी में एक्सप्रेस होगा। 2 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 100 रुपये किलो या 1000 रुपये क्विंटल, 5000 रुपये क्विंटल, ये अब एक्सप्रेस होगा मनी में। आपको बदले में चीजें नहीं है। वो आपको पता नहीं कि ये पैंट कितने के, या शर्ट कितने का, ये गेहूं कितने का, या चावल कितने का, ये करना ही नहीं है। आपको बेचना है अपने राइस फॉर 4000 रुपीज अ क्विंटल और उससे आपको 3000 रुपीज अ क्विंटल गेहूं खरीद लेने, व्हीट खरीद लेने, दैट्स इट। तो ये स्टोर आपका मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जनरली डेफर्ड का मतलब वो होता है कि आप ऐसा पेमेंट जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, फ्यूचर में करना है। मनी के बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स आ गए कि अभी आपके पास मनी नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको फ्यूचर में देना है, तो किसी भी गुड्स का, राइस का या व्हीट का क्या होगा कि दाम कम ज्यादा होता रहेगा। तो आपको फ्यूचर में, आज आपने लिया है, साल भर बाद करना है, 2 साल बाद करना है, तो उसका वैल्यूएशन कम ज्यादा हो सकता है। आपने क्या किया, या आप पर एश्योरेंस नहीं है, या आप पर हो सकता है कि उसको भरोसा नहीं है, आपको दे दिया पैसा और आपने आप उसको लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, या गुड्स के फॉर्म में दिक्कत होगी। मनी का एक फॉर्म ऐसा होता है जिसको हम चेक कहते हैं। चेक पता होगा, यह चेक खासकर जब आप पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक जिसमें चेक लिखा हुआ है, डेट मेंशन है, आपने दे दिया 2 महीने के बाद का डेट। अब वो चेक एक तरह से मनी की गारंटी है। आपने पैसा नहीं दिया, माइंड इट, यू डिड नॉट गिव हिम करेंसी। 1000, 2000, 5000 या 10,000 रुपए नहीं दिया आपने। आपने क्या दिया? एक चेक दिया। अभी आपके पास नहीं है, आपने 2 महीने के बाद का डेट दिया और 2 महीने बाद उस व्यक्ति को अपने अकाउंट में वो चेक आप अपना डिपॉजिट करता है, उसको मिल जाता है। तो ये एक जो मनी की खासियत है कि ये स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट का, जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है उसका। अगर ये नहीं होता तो ये पेमेंट आप मनी के रूप में अभी है तो अभी आप दे दीजिए, नहीं है तो आप फ्यूचर में भी ये पेमेंट मनी के एक फॉर्म के रूप में कर सकते हैं, जो दूसरे किसी भी गुड्स में ये फैसिलिटीज नहीं है। और फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खासकर गांव देहात में ऐसे लोग जो अपनी कमोडिटीज को स्टोर नहीं कर सकते, जो सपोज कीजिए वेजिटेबल्स उगाते हैं या हॉर्टिकल्चर करते हैं, मिल्क क्या कहते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री है। अब इसमें क्या है कि आप अपने सामान को, गुड्स को बेचकर उसको पैसे को प्रिजर्व करते हैं। गुड्स को आप नहीं रख पाएंगे, आप वेजिटेबल को स्टोर नहीं कर पाएंगे। भिंडी को, बैगन को लार्ज स्केल पर स्टोर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। या आप अगर छोटे मोटे किसान हैं तो आपके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, स्टोर हाउस की फैसिलिटीज नहीं है, तो दिक्कत है। मिल्क को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे? आप सेल करेंगे और पैसे को आप, वैल्यू स्टोर हो गया, पैसा रख लीजिए। पैसा तो आपका खराब नहीं होगा ना, आपने उसको कन्वर्ट किया पैसे में। यू सोल्ड मिल्क, यू सोल्ड योर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, कन्वर्टेड इनटू मनी एंड यू केप्ट इट फॉर लॉन्गर। आपने उसको रख लिया। तो इसका क्या मतलब है? यह मतलब यह है कि आपका लंबा चलने वाला वह पैसे को स्टोर कर लिया आपने। इस तरह से क्या हुआ? आपने देखा किस तरह से ये सारी चीजें आपके मनी के फंक्शंस, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप इमीडिएट अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। दूसरा है कि ये वैल्यू कितनी है, किसी कमोडिटी की कितनी वैल्यू है, उसके बदले में क्या वह जो कमोडिटी हम ले रहे हैं उतनी वैल्यू की है या नहीं है, आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तीसरा, यह फ्यूचर के पेमेंट को सेटल करता है। मनी है, जैसे मैंने कहा, एक चेक के रूप में। और किसी भी चीज को आप क्या करते हैं? वैल्यूएशन लगाकर उसको स्टोर कर सकते हैं, बेचकर उसको परमानेंटली आप अपने पास रख सकते हैं।
तो ये फैसिलिटीज आपके सिर्फ और सिर्फ मनी के साथ है। मनी, अब ये सब सपोज कीजिए, आप देखिए जो आज का मनी है आपका, आज जो आप देखते हैं या पेपर नोट या कॉइन्स जो देखते हैं, 10 के सिक्के देखते हैं, 5 का शायद अब बहुत ज़्यादा नहीं है, वोग में, फैशन में नहीं है। आपको पता है कि ये सिक्के 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, चवन्नी, अठन्नी, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और भी जो आने वाले कॉइन्स हैं और करेंसीज हैं, ये आपने देखा होगा। सबसे पहले तो आज आप देखे होंगे कि जिस तरह से दुनिया में बहुत सारे करेंसीज का अपना एक सिंबल है, डॉलर का अपना एक सिंबल है, पाउंड का है, येन का है, रूबल का है, सब का है। हमारी करेंसीज का भी आप देखेंगे कि ये एक सिंबल है। हमारी करेंसीज का भी एक, हमारी करेंसी का भी एक सिंबल है। हमारी करेंसी का भी ये सिंबल है। ये सिंबल है, क्या दिखाता है ये सिंबल? सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि ये सिंबल क्या दिखाता है। ये सिंबल हमें दिखाता है कि यह हमारी रुपीज है। हिंदी में हमारा ये रुपया है और इंग्लिश का ये हमारा रुपीज है। आप गौर से देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों चीजें दिखाते हैं। देखिए, अगर यहां से देखेंगे तो ये इंग्लिश का आर, यानी दिस आर, एंड ये रॉ, हिंदी, ये हिंदी का रॉ, और ये इंग्लिश के रुपीज का आर, रुपीज का आर और हिंदी के रुपया का रॉ। और ये जो दिखाता है आपका ये स्ट्रेट लाइन, ये आपके तिरंगे का ये बीच की लाइंस हैं। ये तिरंगे की बीच की लाइंस है, स्ट्रेट लाइन जो ये दिखाता है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किया, इसको डिजाइन किया था आईआईटी बॉम्बे का एक छात्र डी उदय कुमार ने। हम इस पर नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखिए। अब क्या कहता है कि ये मनी का, ये जो जर्नी है मनी का, यह कैसा है? मैंने आपको बताया कि शुरुआत कैसे हुई। ग्रेन से लोग एक्सचेंज करते थे अनाज में, फिर जानवरों में, गाय जो था, काउ, दैट वाज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट मीडियम ऑफ क्या एक्सचेंज। उसके बाद आया आपका मेटल्स, यानी पंचमार्क्ड। यहां मैं बात करूं अगर, तो ये यहां पर ये आप देखोगे पंचमार्क्ड, ये यहां से आप देखोगे कि 5 मेटल का एक कॉइन, बहुत पहले, आज से लगभग आप देखोगे 2500-2600 साल, 2500 to 600 और मतलब बिफोर, यानी नियरली 600 BC, 5 to 600 BC में ये शुरू हुई थी कहानी। यहां से ये मेटालिक, फिर आया मेटालिक कॉइन्स जो आप देखोगे। ये देखिए, आपको पंच मार्क दिखाता है अर्ली, ये पंच मार्क आपको दिखाता है। यहां अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अर्ली मार्क्ड 2500 ईयर्स ओल्ड। गुप्ता पीरियड में आप देखिए, गुप्ता पीरियड आज से लगभग 2200 साल पहले की कहानी है। आप देखिए ये, फिर आप तुगलक, ये आपका ये तुगलक समय का, यानी ये सल्तनत पीरियड का, और ये अकबर के समय की गोल्ड की मोहरें। इन सभी आप करेंसी, अच्छा एक बात और, ये जो कॉइन्स हैं यह सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के साथ साथ आप ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल सोर्स है। न्यूमिस्मैटिक कहते हैं ये, उसको पढ़ने लिखने के सिक्के को समझने के लिए। इसमें जो आप कुछ चीजें, इंफॉर्मेशन खुदी हुई है, फोटो है, या इस पर जो चीजें इंस्क्रिप्ट है, वह उस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल कंडीशन के बारे में, हाउएवर अ ब्रीफ, लेकिन दे यूज्ड टू टेल, एक ब्रीफ ही, लेकिन वह बताने की कोशिश करते थे। राजा कितना बड़ा है, कितनी हद तक उसकी पहुंच है, अगर वो सिल्वर के कॉइन चलाता है तो, और गोल्ड की कॉइन चलाता है तो, दोनों में क्या मतलब, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। और आप लोगों ने सुना होगा
एक पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने भी गोल्ड के सिक्के चलाए थे लोगों, और कह दिया था लोगों से बाजार से कि जितने फेक हैं तांबे और कांसे के सिक्के हैं वो ले आओ और उनके बदले में गोल्ड के सिक्के दे दो। लोगों ने खूब इसका फायदा उठाया। उसके कुछ और भी कारण थे जो उसे पागल बादशाह कहा जाता है। तो ये उस समय के आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल सारे कंडीशंस के बारे में बताता है। तो ये आप देखिए ग्रेन्स, कैटल, और फिर वहां से आप देखोगे कि ये कैटल, मेटालिक कॉइन्स, फिर आता है आज का जो आपका मॉडर्न करेंसी है। आज जो करेंसी हम देखते हैं वो कौन सी? ये मॉडर्न करेंसी के, आज जो करेंसी के मॉडर्न करेंसी है उसके दो फॉर्म्स हैं। या आप देखेंगे फॉर्म्स, अगर देखें फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न करेंसी, दो फॉर्म्स है मॉडर्न करेंसी के, एक कॉइन्स जो, और दूसरा पेपर नोट। ये कॉइन्स इंडिया में, जो आज का कॉइन्स का जो मॉडर्न कॉइन्स है वो लगभग 1950 के आसपास मिंट होना शुरू हुआ, और ये पेपर नोट आपका लगभग 1860-61 के आसपास प्रिंट होना शुरू हुआ। याद कीजिए, अब ये जो कॉइन्स हैं या पेपर नोट है उसको बहुत ज्यादा हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्यों? ये एक पेपर ही तो होता है, हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्या वजह है? क्या इसमें है ऐसा? नहीं, एक्चुअली में ये एक तो हमारे लिए जरूरत है ही, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपके नोट्स हैं ये मनी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि दे आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा इशू होता है। ये आरबीआई इशू करती है, एंड आरबीआई इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज पेपर नोट्स यानी करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए कोई इसे मना कर ही नहीं सकता, कोई इसे दरकिनार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1934 के एक्ट के बाद यह आया था, और तब से यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ये दोनों कॉइन्स भी, कॉइन्स को मिंट करते हैं। कॉइन्स अगर आप देखोगे, ये जो कॉइन्स है ये मिंट होता है, यानी ये मिंट होता है, यानी इसको ढालते हैं, और पेपर जो है आपका ये प्रिंट होता है। कहां प्रिंट होता है? ये होता है आपके मुंबई में, देवास में, बेंगलोर में। ये मिंट कहां कहां होता है? ये होता है मुंबई में, मुंबई में, ये होता है नोएडा में, ये होता है आपका कोलकाता में, हैदराबाद में। यहां पर ये ढाले जाते हैं सिक्के। और ऐसा ही आप देखेंगे कि देवास मध्य प्रदेश में, एमपी, ये गवर्नमेंट की अपनी प्रिंटिंग हाउस है, या ये सारी चीजें हैं उस पर होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बता दूं कि ये जितने भी नोट्स हैं सब पर आरबीआई इशू करता है, और आरबीआई के गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। जैसे अभी संजय मल्होत्रा है आरबीआई के गवर्नर, तो वह ऑथराइज करते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, एंड इट इज रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप देखेंगे तो इस पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस द बियरर टू पे दिस मच अमाउंट, ऐसा करके। लेकिन 1 रुपी का नोट, जो 1 रुपी नोट है वह आरबीआई जारी नहीं करती। आरबीआई इसे इशू नहीं करता है। क्यों नहीं करता? एक टेक्निकल बात है, मैं बताता हूं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे इशू करती है, और इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। इस पर सिग्नेचर करता है फाइनेंस सेक्रेटरी। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि क्यों आरबीआई का गवर्नर 1 रुपी के नोट पर साइन नहीं करता, बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। इस पर क्यों नहीं होता? 1 रुपए के नोट पर क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 रुपए के नोट को उसकी जो पेपर क्वालिटी और इंक बनाने
जो है उसको बनाने में, प्रिंट करने में आरबीआई को 1 रुपए से ज्यादा लगता है पर नोट। ये घाटे का सौदा आरबीआई ने कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट मार्केट में होने चाहिए कालाबाजारी और फेक करेंसीज को रोकने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स को, 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइजेशन, याद कीजिए आप लोग, 2016 8 नवंबर गवर्नमेंट ने इसको कम किया है, खत्म किया, और बाद में आप देखेंगे 2000 के नोट को भी खत्म किया। 1000 का तो खत्म कर ही दिया था, धीरे धीरे शायद और भी आगे कुछ हो स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट। और लार्जली अब तो क्या हो गया है, अब तो डिजिटल चल रहा है ट्रांजैक्शंस आपका। आज के डेट में जैसे मैंने कहा था आपको कि करेंसीज के टाइप्स में जब हम आए थे तो मैंने कहा था कि प्लास्टिक मनी जो आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और आपका डेबिट कार्ड है, ये भी तो काम करता है आपका एक। और उसके बाद जो वर्चुअल मनी, जो आपको कॉइन्स हैं, बिटकॉइन्स और दूसरे तरह के जो कॉइन्स हैं, वो ये सारी चीजें मार्केट में आनी शुरू हुई है। इसीलिए मैंने ये लिखा है ट्रांजैक्शंस बिना किसी पैसे के एक्चुअली लेन देन का आपका काम हो जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो दिस ऑल आर नाउ लार्जली बीइंग यूज्ड। तो ये मनी कितना डाइवर्सिफाई हुआ, कितनी शानदार जर्नी है मनी की, देखिए। अब आप देखेंगे कि जनरली हर एक गांव देहात या शहर में जो व्यक्ति कोई प्रोड्यूस करता है, कोई नौकरी करता है, सर्विस सेक्टर में काम करता है, वह अपने लाइफ की प्लानिंग करता है। और प्लानिंग करने के साथ साथ वह यह करता है कि जितने उसके बजट्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उससे अगर सरप्लस में उसके पास पैसा है तो उसे वह सेव करता है। तो आज का समय घर में सेव करने लायक नहीं है। जिसके पास समझदारी है, जो समझता है, वह मार्केट में कहीं ना कहीं किसी एसेट्स में, किसी फंड में, किसी जगह, किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। नहीं तो साधारणतया लोग बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं। यह बैंक है जहां लोग डे टू डे एक्सपेंडिचर्स और के बाद जो उनके पैसा बचता है उसको सेव करते हैं बैंक में। अकाउंट एक होता है, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं या नेशनलाइज्ड बैंक है 12 और कॉमर्शियल बैंक्स, उसमें, हाँ, यही मैं बता दूं कि आप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। कंज्यूमर का अकाउंट नहीं होता। जो कंज्यूमर बैंक्स हैं वहां आप अपनी सेविंग्स को ले जाकर डिपॉजिट करते हैं, और उस डिपॉजिट से जब चाहे, जिस समय चाहे, आपको बैंक जितने लंबे समय के लिए है, बैंक उस पर आपको एक चार्ज भी देती है, एक इंटरेस्ट भी देती है। और जब आपको चाहिए होता है तो बैंक से आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। इसमें बैंक में आपका जो ट्रांजैक्शंस है वह चेक के माध्यम से भी होता है कि आप पैसे को चेक के माध्यम से या विथड्रॉल फॉर्म के माध्यम से या डीडी, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या डिमांड डिपॉजिट के माध्यम से भी आप जमा या विथड्रॉ कर सकते हैं। यह सब आपको चेक क्या है, किसी एक व्यक्ति के नाम आपने वो चेक इशू किया, उसमें अमाउंट भरा, अपना अकाउंट नंबर भरा, आपने सिग्नेचर किया, आप बिना पैसे दिए, वो व्यक्ति क्या करता है, दैट पर्सन गोज एंड डिपॉजिट्स दैट चेक टू हिज बैंक, उस अपने बैंक में जमा करता है, और 1 या 2 दिन के बाद वो पैसा ऑलरेडी आपके अकाउंट से कटकर उसके अकाउंट में, या फिर उस व्यक्ति के अकाउंट से कटकर आपके अकाउंट में जिसने आपको चेक दिया है उसमें जमा हो जाता है। इस तरह से बिना एक्चुअली पैसे के लेन देन के ये सारी चीजें होती है। ऐसा ही डिमांड ड्राफ्ट का काम होता है। अब डिमांड ड्राफ्ट वगैरह थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो चुका है, बट दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी, जो एक ट्रांजैक्शन में बिना एक्चुअल मनी के यूज के ये सारी चीजें होती है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से क्रेडिट क्या है, या आरबीआई किस तरह से फंक्शन करती है, क्रेडिट के क्या टाइप्स हैं, हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे के आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चीज़ और चाहिए आपको, क्या समझ नहीं आया, या
कुछ और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं किसी दूसरे चैप्टर में, तो प्लीज़ डू टेल, हम आगे इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।